बच्चों अब हम देखने वाले हैं यूरेनियम डेटिंग टू फाइंड द एज ऑफ रॉक और ओल्ड मोनूमेंट्स। कोई पुराने मोनूमेंट्स हैं या कोई चट्टान है और हम उसको उसकी एज पता करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूरेनियम डेटिंग से एज पता करने वाले हैं। तो ये करना कैसे वो देख लेते हैं। बच्चों मान लो कि हमारे पास में ये एक बहुत पुरानी रॉक है, मतलब नेचर में कोई ऐसी प्रोसेस हुई होगी जिसके कारण ये रॉक प्रोड्यूस हो गई। जब ये रॉक प्रोड्यूस हुई उस समय के टाइम को आप ये मान लो कि ये एक ओरिजिन टाइम है, और इस ओरिजिन टाइम पर इसके अंदर जो यूरेनियम 238 है उनका जो नंबर है वो N0 ऐसा मान लो। तो N0 इज नंबर ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस विच आर इन अनडिकेड कंडीशन। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इतनी संख्या में। अब एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी लेते हैं। मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि 110 की संख्या में अनडिकेड न्यूक्लियस किसके थे, यूरेनियम 238 के थे, इतनी संख्या में, ये 110 इतनी संख्या में। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि समय बीतता चला गया और टाइम t इज इक्वल टू 0 से जो ये टाइम ड्यूरेशन बीता, ये टाइम ड्यूरेशन जो स्पेंड हुआ, मान लो कि t स्पेंड हुआ, तो अब कितना समय हुआ होगा, अब t इज इक्वल टू t समय हुआ। तो t इज इक्वल टू t समय पर जब हम इस रॉक को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अब है ना, यहां पर यूरेनियम 238 के जो न्यूक्लियस बचे हुए हैं अनडिकेड कंडीशन में, उनका जो नंबर है वो N0 e की पावर माइनस लेमडा टी इतना है। अब ये इक्वेशन तो आप जानते हो ना पहले से, तो इसका मतलब चलो इसको भी कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास में 90 अनडिकेड यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस बच गए, ये अनडिकेड कंडीशन में है, अभी टूटे नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ओरिजिन टाइम पर 110 की संख्या में जो न्यूक्लियस थे वो बिना टूटे हुए यूरेनियम के न्यूक्लियस थे। अब t इज इक्वल टू टी टाइम पर बिना टूटे यूरेनियम के न्यूक्लियस की संख्या 90 है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 110 माइनस 90, ये जो डिफरेंस है किसके बराबर का, 20 के बराबर का। इतने यूरेनियम 238 के जो न्यूक्लियस है ना वो टूट गए, डिसइंटीग्रेशन हो गया इनका 20 की संख्या में। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस N0 में से इस N को माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने यूरेनियम टूटे, और यूरेनियम टूट करके बनते क्या है। तो Pb206 ये बाय प्रोडक्ट है, सॉरी एंड प्रोडक्ट है किसका, यूरेनियम 238 का। तो अगर 20 की संख्या में यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस टूट गए तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 की संख्या में Pb206 पैदा हो गया होगा, है ना। तो इनका N0 और N, इसकी जो नंबर है ना, इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ना, इसका नंबर बताएगा, एंड प्रोडक्ट का नंबर बताएगा। तो डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा, जो डिफरेंस है वो N0 माइनस NU238 इतना। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं ना, यूरेनियम 238 इतना लिखने के बदले अभी मैं आगे की प्रोसेस में ना केवल यू ही लिखूंगा, और ये यहां पर Pb206 लिखने के बदले मैं केवल Pb ही लिख दूंगा, इससे काम चला लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर है, तो ये डिफरेंस है ना t इज इक्वल टू टी टाइम पर नंबर ऑफ Pb के बराबर है, Pb न्यूक्लियस के बराबर है। अब ये देखो, ये NU का वैल्यू कितना है, इतना वैल्यू है, पुट कर देते हैं तो वो हमको मिला N0 माइनस N0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये मिला। तो नंबर ऑफ Pb इज इक्वल टू, यहां पर N0 कॉमन ले लो, ये कॉमन आएगा ना, तो 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा टी इतना मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं,
इसको बोल देते हैं इक्वेशन ए, इसको बोल दो इक्वेशन बी, तो आप ए डिवाइडेड बाय बी कर दो, तो आपको एक रेशियो मिलने वाला है। किसका किसका रेशियो मिलेगा? नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस का और नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियस का। वो किसके बराबर है? आपको ये इक्वेशन डिवाइड बाय ये इक्वेशन ही तो करनी है, तो ऊपर ले लो ये n0 e की पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाय n0 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा टी। हो गया। अब ये कट रहा है ना, काट दो। बड़ी खुशी हुई, जब कुछ कट पीट रहा होता है बड़ा मजा आता है कि कुछ तो कम हुआ भैया। अच्छा, अब एक काम करते, इसका नाम रख लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू टी पर NU की संख्या में यूरेनियम के न्यूक्लियस थे और NPB की संख्या में एंड प्रोडक्ट के न्यूक्लियस थे। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम रख लो रेशियो UPB। ऐसा। अब देखो, एक काम करते हैं कि इस साइड और इस साइड, ये और ये, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेकर के कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिख दो 1/r रेशियो UPB इज इक्वल टू, ध्यान रखना हाँ बच्चों, ये रेशियो है, ये R इज इक्वल टू NU अपन NPB इज इक्वल टू, अब तो हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो इसको भी पलटना पड़ेगा 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन e की पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन e की पावर माइनस लेमडा टी माइनस e की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन e की पावर माइनस लेमडा टी। अरे ये तो फिर से कट गया, बड़ी खुशी की बात हो गई। 1 अपॉन r मतलब कि ये रेशियो नंबर ऑफ पेरेंट बाय नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आ गया 1 अपॉन e की पावर माइनस लेमडा टी है ना, तो आप इसको कैसे लिख लो? आप इसको लिख लो e की पावर माइनस लेमडा टी। किसको लिखा आपने? इसको लिखा। माइनस साइन है ना, पावर में माइनस साइन है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस साइन माइनस, अब ये तो कट गया ना, -1 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस -1 को इक्वलिटी साइन के अपोजिट यहां पर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन r मतलब रेशियो +1 इज इक्वल टू e की पावर लेमडा टी। इतना हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ है ना नेचुरल लॉग ले लो। तो अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर लेमडा टी देखोगे तो किसके बराबर मिलने वाला है? लेमडा टी के बराबर। और यहां पर लिख लो नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन रेशियो +1 ऐसे। अच्छा, अब आपको ये पता है ना कि लेमडा का वैल्यू, लेमडा का रिलेशन हाफ टाइम के साथ कितना होता है? तो लेमडा इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन हाफ टाइम, ये होता है। तो इसके बदले ये वैल्यू रख लो, है ना। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय ये टी, चलो आगे करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो लेमडा का ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर लेमडा का जब आप ये वैल्यू पुट करोगे 0.6931 अपॉन हाफ टाइम इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन रेशियो +1। अब हमको ये टी ही तो पता करना है कि कितना टाइम स्पेंड हुआ। याद आया कौन सा? ये टाइम ड्यूरेशन, मतलब यही तो लाइफ रही कि इस रॉक ने यहां से लेकर के यहां तक इतना टाइम ड्यूरेशन बिताया, मतलब इतनी लाइफ जी ली। तो या तो ये समझ लो कि अभी तक का समय हमको पता करना है जब से ये रॉक प्रोड्यूस हुई है, या ये टाइम ड्यूरेशन मतलब कि जो रॉक ने कितनी लाइफ एंजॉय करी वो पता करना है। तो टी पता करना है ना हमको, तो बना दो टी को सब्जेक्ट। टी सब्जेक्ट हो गया, तो ये टी एच हाफ टाइम ऊपर चला गया, हाफ टाइम, और ये 0.6931 नीचे आ गया, और यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन रेशियो +1। ठीक है, ये इक्वेशन मिली। तो बच्चों आपको ये इक्वेशन याद कर लेनी है। और यहां पर ये
TH क्या है? हाफ टाइम है। पर ये तो सोचो कि ये हाफ टाइम है किसका? तो ये हाफ टाइम है यूरेनियम 238 का, हाफ टाइम ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस। अब बच्चों अगर हम किसी फॉसिल की एज पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल क्या है? जो अभी और इस समय हमें जो डेड कंडीशन में पुराने जो एनिमल्स और ट्रीज हैं, है ना, वो अभी हमको जो मिल रहे हैं, मतलब उनके जो अवशेष जो बचे हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो कि हमारे पास में एक सैंपल आ गया। किसका सैंपल आ गया? किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में हमने देखा हमारे पास में एक डेड वुड का सैंपल है, एक पुराना मरा हुआ ट्री है, उसका सैंपल है। ये जो ट्री था ना, ये कभी लाखों करोड़ों साल पहले लिविंग कंडीशन में था। तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि वो अभी अभी का समय और जब वो लिविंग कंडीशन में था वो समय, इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। ठीक है, तो मतलब ये जो फॉसिल है वो कितना पुराना है, यही हमको पता करना है। तो इसके लिए टेक्निक ये है बच्चों कि कोई भी जो ट्री होता है ना, या कोई भी जो लिविंग ट्री है और कोई भी जो लिविंग एनिमल है ना, उसके अंदर कार्बन 14 का पर्टिकुलर अमाउंट होता है। तो उतना ही अमाउंट तो पुराने जमाने में लाखों करोड़ों साल पहले जो लिविंग एनिमल या लिविंग ट्री होगा, तो उसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन 14 होगा। ठीक है, बस यही बात हमको पकड़नी है। अब आगे देखो। अब बच्चों ये एक ट्री है और इस ट्री के अंदर कुछ अमाउंट में कार्बन 14 होगा। ये कार्बन 14 क्या है? ये वास्तव में रेडियो एक्टिव कार्बन है। ठीक है, अब जितने अमाउंट में अभी और इस समय, सपोज मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि 1 2 3 4 5 0 0 इतने अमाउंट में मान लो कि कार्बन 14 एलिमेंट है अभी और इस समय। तो ये जो ट्री है ना, जब किसी पुराने पुराने जमाने में लाखों करोड़ों साल पहले जब ये ट्री होगा, तो इसके अंदर भी तो कार्बन 14 1 2 3 4 5 0 0 इतने अमाउंट में कार्बन 14 होगा ना। तो किसी भी ट्री के अंदर अभी और इस समय जो कार्बन 14 है, और कार्बन 14 का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इसका जो डिसइंटीग्रेशन मतलब कि जो ये डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब कि जो ये एक्टिविटी है, वो आप इस ट्री को जस्ट अभी इतने पार्ट को कट कर लो। आपने ट्री के इतने पार्ट को कट कर लिया है ना, तो ये आपका एक सैंपल बन गया, ये सैंपल बन गया। तो इस सैंपल में जस्ट अभी जो जस्ट आपने अभी इसको काटा ही है, तो अभी ये सैंपल जस्ट अभी लिविंग कंडीशन में था और अभी अभी ये डेड हुआ है। तो अभी और इस समय यहां पर जो एक्टिविटी है ना, वो कितनी है? R0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्री का कोई भी पार्ट, या जो ये पूरा के पूरा ट्री है, सपोज इतना पार्ट है ना, जब ये जस्ट लिविंग कंडीशन में था और डेड हो गया, तो उस समय इतनी ही तो एक्टिविटी चल रही होगी। तो इस टाइम को हम लोग कह लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कि ओरिजिन टाइम। तो ओरिजिन टाइम पर जो एक्टिविटी है वो इतनी चल रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब टाइम बीतता गया और टाइम बीतता गया और आपको ये टुकड़ा किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिला, ये टुकड़ा, और अब टाइम हो गया t इज इक्वल टू टी। तो ये जो ट्री जब लिविंग कंडीशन में था और डेड होकर के अब टाइम t इज इक्वल टू टी, इतना टाइम ड्यूरेशन ये जो डेड वुड है बिता चुका है। तो हमको ये पता करना है कि ये टाइम ड्यूरेशन है कितना, मतलब इस फॉसिल का एज कितना है, ये फॉसिल कितने समय पहले पैदा हुआ था, हमको ये पता करना है। तो बच्चों अब हमें ना लेबोरेटरी में ये जो सैंपल है, इस सैंपल के टेस्टिंग से हम लोग ये पता कर चुके हैं कि हाफ टाइम ऑफ कार्बन 14 वो 5730 ईयर्स का होता है। तो एक तो ये डाटा हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और दूसरा
कि जब कोई भी फॉसिल टाइम t इज इक्वल टू ये हाफ टाइम ऑफ कार्बन 14 जितना समय बिता लेता है, मतलब कि जब टाइम t इज इक्वल टू 5730 ईयर्स हो जाता है तो उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है वो 8 डिसइंटीग्रेशन, किसका डिसइंटीग्रेशन बच्चों, C14 का डिसइंटीग्रेशन, तो वो 8 डिसइंटीग्रेशन 1 मिनट में होने लग जाता है। मतलब आप है ना अभी इतना एक सैंपल टुकड़ा ट्री में से काट लो, ठीक है, और आप इतना समय बीत जाने दो, तो इतना टाइम ड्यूरेशन जब पास हो जाएगा तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर जो एक्टिविटी है ना वो इतनी चल रही है, मतलब कि 8 डिसइंटीग्रेशन 1 मिनट में हो रहा है। तो बच्चों पेड़ अभी पैदा हुआ हो, अभी आपके सामने कोई ट्री हो, या पुराने जमाने में कोई ट्री था जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपने जस्ट इस सैंपल को लिया है ना, एक डेड पीस को, डेड वुड को लिया, और आप अभी यहां से एक ट्री के टुकड़े को काट लो तो ये भी तो डेड वुड बन गया। तो ये जो डेड वुड जस्ट आपने अभी अभी लिया है, मतलब अभी वो लिविंग कंडीशन में ही था, तो उस समय जो एक्टिविटी है यहां पर R0 चल रही है, तो यहां पर भी तो R0 एक्टिविटी चल रही होगी। अच्छा, अब यहां पर जो आपका ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को, इस सैंपल को, इस डेड वुड के सैंपल को आपने लिया और टाइम t इज इक्वल टू t ड्यूरेशन बाद, मतलब कि ये जो टुकड़ा है ना ये अपनी t लाइफ बिता चुका है। तो अभी और इस समय हमको ये आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिला है जब टाइम t इज इक्वल टू t हो रहा था। तो यहां पर जो एक्टिविटी है ना उस एक्टिविटी को आप R मान लो, ठीक है। और एक और चीज बच्चों कि यहां पर हमने जो बात कही है कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल आप 1 ग्राम का सैंपल ले लो, ये तो 1 ग्राम का आपने जो ये सैंपल लिया था ना, तो ये सैंपल अगर 5730 ईयर्स इतना समय काट लेता है तो उस 1 ग्राम के सैंपल के अंदर 8 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हमको मिलने वाला है। अच्छा, तो ये डाटा हमारे पास में पहले से ही है और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि ये R0 और R का रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन ये है कि R इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब R0 को आप यहां पर लेके आ जाओ, तो R अपॉन R0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी। ये e की पावर माइनस लेमडा टी होता कितना है, वो 1 अपॉन e की पावर लेमडा टी होता है ना। अब एक काम करो, ये जो रिलेशन हमको मिला है इसमें आप रेसिप्रोकल ले लो, तो आप कैसे लिखोगे, पलट दो सबको, R0 अपॉन R इज इक्वल टू e की पावर लेमडा टी। अब दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ R0 अपॉन R इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर लेमडा टी कितना होता है, लेमडा टी के बराबर होता है। अब ये लेमडा का वैल्यू जानते हो, लेमडा को हम लिखते हैं 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ किसकी बात हो रही है, कार्बन 14 की बात हो रही है। तो लेमडा के बदले आप 0.6931 हाफ लाइफ लिख दो। तो देखो नेचुरल लॉग ऑफ R0 अपॉन R, नेचुरल लॉग ऑफ R0 अपॉन R इज इक्वल टू 0. लेमडा के बदले हमको ये लिखना है 6931 अपॉन हाफ लाइफ इंटू टी। अब हमको ये टाइम ड्यूरेशन ही तो पता करना है कि लिविंग कंडीशन में जब ये पीस था वुड का और फिर वो डेड हो गया और इतना टाइम इस डेड पीस ने बिता दिया और हमको इतने टाइम पर मिला, तो कितना टाइम ड्यूरेशन इस डेड पीस ने बिताया, कितना टाइम ड्यूरेशन पास किया, यही तो पता करना है। तो इसको सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू TH ऊपर आ गया और 0.6931 नीचे आ गया, तो TH अपॉन 0.6931 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ R0 अपॉन R, ये आप याद रखना। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसके साथ में जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं तो ऐसे केस में हमको रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन C14 हमको मिलता है और एक प्रोटॉन भी रिलीज होता है।
तो ये जो प्रोसेस है ये आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स के बारे में जो बात करी है, तो ये नेचर में जो रहे हुए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पार्टिकल्स को कहाँ से मिलते हैं, मतलब कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का सोर्स क्या है। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का सोर्स होती हैं। तो ये कॉस्मिक रेज क्या होती है, तो कॉस्मिक रेज जो है ना वो एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से एमिट आउट हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जैसे कि सन से या किसी स्टार से। तो बच्चों ये जो कॉस्मिक रेज हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो इनके अंदर है ना एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये कंबाइन होते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के साथ में और कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप बनाते हैं। और आप जानते हो ना कि जो रेडियो आइसोटोप होता है वो एक्साइटेड कंडीशन में होता है और वो अपना डिके करवा लेना चाहता है ना। तो ये जो कार्बन 14 है ना, ये कार्बन 14 के बारे में ही अभी अभी हमने पढ़ा था जब हम कार्बन डिके के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब कि हम लोग कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों अब हम फिजिक्स की इस पंचायत को यहां पर विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।